दोस्तों, जिस पर्सन को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इनका नाम है जेम्स हॉवल्स, जो कि यूके के रहने वाले हैं। अब हो सकता है आप में से शायद 95% लोग ऐसे हों जो कि इनको ना जानते हों, पर इनके साथ जो हुआ है जब वो मैं आपको बताऊंगा तो इवेंचुअली आप इनको हमेशा याद रखने वाले हो। आज जेम्स अपने आप को सबसे ज़्यादा अनलकी पर्सन मानते होंगे, क्योंकि इनके थ्रू जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक समझते हैं। जेम्स ने साल 2009 के अंदर 7050 बिटकॉइंस खरीदे थे और उनको अपनी हार्ड ड्राइव के अपने डिजिटल वॉलेट में स्टोर करके रख दिया था। अब क्योंकि बिटकॉइन जस्ट अभी लॉन्च हुए थे, इसलिए वो इतने ज़्यादा फेमस भी नहीं हुए थे और ना ही उनका कहीं ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। फिर साल 2013 में जब एक दिन वो अपने घर की सफाई कर रहे थे तो गलती से उनसे वो हार्ड ड्राइव कचरे में चली गई और उस सारे कचरे को सीधा लैंडफील्ड में छोड़ दिया गया, जहाँ पर सभी कचरे को इकट्ठा किया जाता था। लेकिन उस वक्त भी जेम्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर साल 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $5000 हो चुकी थी। तब जेम्स को ये रियलाइज़ हुआ कि वो हार्ड डिस्क उनके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो फ़ौरन वहाँ की लोकल अथॉरिटी के पास गए और उनसे उन्होंने उस लैंडफील्ड में अपने हार्ड ड्राइव को खोजने की परमिशन मांगी। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर भी उनको किसी ने परमिशन नहीं दी। एंड ऐसा होना ऑब्वियस था, क्योंकि 4 साल बाद किसी हार्ड ड्राइव का मिल पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हालांकि जेम्स ने वहाँ की गवर्नमेंट को उन बिटकॉइंस में से 25% देने का ऑफर भी किया, लेकिन दोस्तों वो ऑफर भी नकार दिया गया, क्योंकि अगर वो जेम्स को इसकी परमिशन दे देते तो वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट उस पुराने कचरे की गंध से पूरी तरह से खराब हो सकता था। अब ये तो थी जेम्स की स्टोरी, जो कि एक रियल स्टोरी थी, बट इन रियलिटी जेम्स तो क्या, किसी एक सिंगल पर्सन को भी अंदाजा नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी के रेट्स इतने कम टाइम में इतनी जल्दी बूम कर जाएंगे। जिस बिटकॉइन की कीमत साल 2009 में $0.88 हुआ करती थी, यानी कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अप्रॉक्स 7 से 8 रुपये, आज 2024 के अंदर उसी एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 55 से 56 लाख रुपए चल रही है, जो कि सच में आउटस्टैंडिंग है। एंड इस टाइम में सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी डिमांड की वजह से उनके प्राइस दिन पर दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वेल, ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज के बेसिक में उतरना होगा। यहाँ से इस डिजिटल करेंसी की शुरुआत हुई थी, जिससे आपकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। जब पुराने टाइम में करेंसी नहीं हुआ करती थी तो लोग अलग अलग चीज़ों के बदले में एक दूसरे से लेन देन किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मुझसे 2 पोटैटोज चाहिए तो बदले में आपको भी मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ देनी होगी। पर यह तरीका ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि इसमें लोगों को लेन देन में प्रॉब्लम होती थी। मतलब जब भी कोई पर्सन किसी को कुछ भी सामान देता था तो बदले में उसको वो दिया जाता था जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं होती थी, इसलिए दोनों में डील नहीं हो पाती थी। अब इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए गोल्ड का यूज़ किया जाने लगा। मतलब लोग एक दूसरे से सामान खरीदने के लिए गोल्ड का इस्तेमाल किया करते थे। बट ये तरीका भी कुछ टाइम के बाद फ्लॉप हो गया, क्योंकि इतने सारे गोल्ड को कैरी कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। एंड अगर किसी को कोई कम चीज़ चाहिए होती थी तो उसको उस गोल्ड में से टुकड़ा तोड़कर देना पड़ता था, जो कि और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनली गवर्नमेंट के थ्रू करेंसीज को लॉन्च कर दिया गया। सभी लोगों ने अपना अपना गोल्ड बैंक में जमा किया और बदले में उनको कागज़ की फॉर्म में करेंसीज दी गई। अब इस नए कॉन्सेप्ट से सबकी प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो चुकी थी, क्योंकि हर एक करेंसी की अपनी अलग अलग एक वैल्यू थी, जिसकी वजह से चीज़ों का लेन देन कर पाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका था और इससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। एंड यही तरीका आज तक भी चलता आ रहा है। पर धीरे धीरे कुछ लोगों को ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि जिस करेंसी को वो अपने लेन देन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में उनका तो इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसका पूरा कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास है। वो जब चाहे जितना नोट छाप सकती है और जब चाहे किसी भी नोट को आसानी से बंद भी करवा सकती है। तो साल 2009 में सातोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान ने बिटकॉइन नाम की एक ऐसी डिसेंट्रलाइज करेंसी को लॉन्च किया जो पूरी तरह से ओपन सिस्टम पर बेस्ड थी, यानी कि इस करेंसी की लेन देन को कोई भी गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अब क्योंकि ये करेंसी एक डिजिटल करेंसी थी तो शुरुआत में बिटकॉइंस इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, पर धीरे धीरे इनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सातोशी नाकामोटो ने इसको इस तरह से कोड किया था कि हैकर के थ्रू इसको हैक कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, और साथ ही उन्होंने बिटकॉइंस पर लिमिट भी रख दी कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइंस नहीं बनाए जा सकते। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न है बिटकॉइंस के रेट इंक्रीज होने का। लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, जिस वजह से बिटकॉइंस की डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ जाने पर बिटकॉइंस को सेल करने वालों ने और ज़्यादा प्रॉफिट के साथ इसको सेल करना शुरू कर दिया, और इसी वजह से बिटकॉइंस के रेट्स और ज़्यादा बूम करते चले गए। बिटकॉइंस के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो एक ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होती है। ब्लॉकचेन को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे बैंक के अंदर आपकी पासबुक में हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन की हर एक ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में ऐड होती है।
वेल चीज़ भले ही कितनी अच्छी हो, पर कहीं ना कहीं पर उसमें थोड़ी बहुत कमी तो जरूर रह जाती है। और कुछ ऐसा ही था बिटकॉइन के केस में भी। अब क्योंकि ये पूरी तरह से एक टफ कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बेस है, तो कई बार इसकी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में आधे से 1 घंटे तक का टाइम भी लग जाता है, जो कि एक बिजी पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। तो बिटकॉइन की इस कंपनी को एड्रेस करने के लिए एक और क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया गया, जिसका नाम था रिपल। इसकी एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगता है, जो कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसकी दूसरी कमी को एड्रेस करने के लिए एक और क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया गया, जिसका नाम था एथेरियम, जिसको एथर भी कहा जाता है। जिस तरह बिटकॉइंस के अंदर सिर्फ 21 मिलियन की लिमिट रखी गई है, मतलब 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइंस नहीं बनाए जा सकते, वहीं एथेरियम के अंदर किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप 21 मिलियन तो क्या 100 मिलियन भी एथेरियम खरीद सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसीज पॉपुलर होती गई, वैसे वैसे और भी कई क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च होती चली गई। आज 2024 की बात करें तो आज के टाइम में लगभग 20,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, जिसमें से टॉप 5 हैं बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, एथर एंड डॉजकॉइन। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप यहाँ पर अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको कोडिंग में मास्टर्स की ज़रूरत है और कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में एक हाई प्रोसेसर की। बट क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करना बड़ा टास्क नहीं है, बड़ा टास्क है लोगों को कन्वेंस करना कि वो आपकी क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करें। आपको सभी लोगों को ये भरोसा दिलाना होगा कि आखिर आपकी करेंसी में बाकी करेंसी से क्या यूनिक है, और ये करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। एनीवेज दोस्तों, आज भी कई सारे ऐसे अमीर इन्वेस्टर हैं जो कि आज भी क्रिप्टो करेंसीज के खिलाफ हैं, जिनमें से 2 बड़े बड़े नाम हैं, वॉरेन बफेट एंड राकेश झुनझुनवाला। वहीं बहुत सारे ऐसे अमीर इन्वेस्टर भी हैं, इंक्लूडिंग एलोन मस्क, जो कि क्रिप्टो करेंसी को आने वाला फ्यूचर मानते हैं। तो हर किसी का इस पर अपना अपना ओपिनियन बना हुआ है। पर क्या आपके लिए क्रिप्टो करेंसीज खरीदना सेफ है? इसका जवाब जानने के लिए आपको इसकी दोनों साइड्स को देखना होगा, मतलब इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस। तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि ये एक डिजिटल करेंसी है, तो इसमें फ्रॉड होने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है और फिजिकल करेंसी की तरह इसको चोरी नहीं किया जा सकता। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बैंक या फिर किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको बाकी नोट की तरह बैन नहीं कर सकती। तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि क्रिप्टो करेंसीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप इंडिया से बाहर कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ भी खरीदने के लिए रुपीज़ को तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बट ज़्यादातर जगहों पर बिटकॉइन के थ्रू आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। चौथा और आखिरी एडवांटेज इसका ये है कि इसका सर्विस चार्ज बिल्कुल ना के बराबर होता है। किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये कंपनीज आपसे 1 से 2% का चार्ज कर लेती है, बट क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू अगर आप $1 बिलियन की भी ट्रांजैक्शन करते हैं तब जाके आपके 6 से $7 चार्ज किए जाएंगे, जो कि इस अमाउंट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो ये थे क्रिप्टो करेंसीज के कुछ एडवांटेज। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, जिसमें से सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर आपके बैंक में कोई भी फ्रॉड या फिर स्कैम हो जाता है तो इसमें गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये उसके कंट्रोल में ही नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका वही है जो कि जेम्स के साथ हुआ। इसके वॉलेट को आपको अपने कंप्यूटर या फिर हार्ड ड्राइव में बहुत सिक्योर करके रखना होता है, और साथ ही आपको अपने अकाउंट का हमेशा पासवर्ड भी याद रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड को रीसेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक बार अगर आप अपना पासवर्ड यहाँ पर भूल गए तो फिर समझ जाइए आप अपनी सारी क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पर खो चुके हैं। तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि क्रिप्टो करेंसीज इनलीगल एक्टिविटी जैसे कि ड्रग्स, वेपन खरीदने या फिर बेचने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिससे कि कई जगहों पर अथॉरिटीज से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब एक बात दोस्तों समझने वाली यहाँ पर यह है कि क्रिप्टो करेंसीज की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, तो जिस तरह इसकी हाइप बढ़ने पर रेट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक उसी तरह इसकी हाइप घट जाने पर इसके रेट डिक्रीज भी हो सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल मेरी इस बिटकॉइन वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 55 लाख रुपए की थी, पर आज उसी बिटकॉइन की कीमत 53 से 54 लाख रुपए आ चुकी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज पैसा डबल करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर सोच लें। पर अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आप सिर्फ उतना ही पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करें जिस पैसों की आपको ज़्यादा टाइम तक ज़रूरत ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो करेंसीज भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और दोस्तों अगर आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप अपनी स्किल पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करो।
और आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाली वीडियो को कैसे क्रिएट करते हो। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हो कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाली वीडियो को कैसे बनाया जाता है, तो इस पर मैंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप ये सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट को जरूर चेक करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।